हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए भारत का संविधान में 100 पीवाईक्यू सीरीज का 8वां पार्ट सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और तैयारी सुचारू रूप से चलती रहे, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ आरओ और पीसीएस से संबंधित सारा मैटर आपको यहाँ बैठे बिठाए मिल जाएगा। यहीं से पढ़ के प्रारंभिक परीक्षा आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? ऑप्शन ए है 42वां। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 42वें संशोधन द्वारा 10 कर्तव्य जोड़े गए। फिर आगे 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य, 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार से संबंधित ये जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा आंतरिक अव्यवस्था के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को सम्मिलित किया गया? ये है 44वां संशोधन। ऑप्शन डी सही है। भारत का संविधान में लगभग आधे से ज्यादा प्रश्न वही आए हुए फिर से आएंगे। कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निदेशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, समान आचार संहिता, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। सी सही है, समान आचार संहिता। आरओ 2014 यहाँ पर 4 बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सभी प्रश्न यहाँ रिपीट हुए हैं। देखिए 3 बार 4 बार सब में निशान लगा हुआ है। संविधान के 73वें 74वें संशोधन निम्नलिखित में से किसके सृजन के लिए उत्तरदायी हैं? राज्य निर्वाचन आयोग, जिला नियोजन समिति, राज्य वित्त आयोग, राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड। बी सही है, केवल 1 2 3। यूडीए एलडीए लिखा है, ये भी समीक्षा अधिकारी का ही पेपर होता था पहले। यूडीए एलडीए कहते थे इसको। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? ऑप्शन बी सही है, 91वां संशोधन। 91 संशोधन के बाद लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या का 15% कर दिया गया। इतने मंत्री हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का 79वां संशोधन संबंधित है केंद्र राज्य संबंधों से, 2 राजनीतिक दलों की स्थापना से, मूल अधिकारों से, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के आरक्षण से। इसका डी सही है, लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं में एससी एसटी का आरक्षण। 93वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज संस्था मौलिक कर्तव्य, उत्तर पूर्वी राज्य, शिक्षण संस्थानों में ओबीसी आरक्षण। डी सही है, शिक्षण संस्थानों में ओबीसी आरक्षण से। अन्य पिछड़ा वर्ग। निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। डी सही है, संविधान संशोधन विधेयक। भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है सामान्य बहुमत से, कम से कम दो तिहाई बहुमत से, 3/4 बहुमत से। ऑप्शन ए सही है, सामान्य बहुमत द्वारा। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें। शिक्षा का अधिकार 86वां संशोधन, वही 11वां वाला मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य और अधिकार ये दोनों में जोड़े गए थे 86वें द्वारा। नगर पंचायत 74वां संशोधन, पंचायती राज निर्वाचन 73वां संशोधन, सेवा कर 88वां। डी सही है, 3 2 1 4। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। संपुष्टि यानी सहमति। संविधान के संघीय प्रावधान,
सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार, संविधान संशोधन प्रक्रिया, नए राज्यों का निर्माण अथवा राज्यों की सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन। ये सही है, केवल 1, 2, 3। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, संसद के किसी भी एक सदन में। ऑप्शन डी सही है। ROARO 2013। यदि कोई संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित होता है परंतु राज्यसभा उसे अस्वीकार कर देती है तो परिणाम यह होगा कि उस विधेयक का परित्याग करना पड़ेगा। उस विधेयक को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में प्रेषित कर साधारण बहुमत से उसे पारित कराया जाए। उस विधेयक को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में प्रेषित किया जा सकता है और यदि वहां उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्य उसके पक्ष में मतदान करें तो उसे पारित किया जाए। सीधे उत्तर देखते हैं, उस विधेयक का परित्याग करना पड़ेगा, यानी वो विधेयक खत्म हो जाएगा। संविधान का 98वां, इसमें सही उत्तर नहीं दिया गया है, आगे चलते हैं। सूची 1 और 2, न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन। 38वां संशोधन, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना। 44वां संशोधन, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाया जाना। 61वां संशोधन, उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। 42वां संशोधन। 3, 4, 1, 2, ऑप्शन सी सही है। संविधान का कौन सा संशोधन यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39B और C में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। इतना लंबा प्रश्न। 25वां संशोधन, 28वां, 42वां, 44वां। ए सही है, 25वां। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया? 12 दिसंबर 2019। ऑप्शन सी सही है। फिर से यही प्रश्न दोबारा बन सकता है, नागरिकता संशोधन विधेयक संसद से कब पारित किया गया? हो जाएगा 2019। भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है। यह नगरपालिकाओं की कार्यप्रणाली की पुनर्संरचना करता है। यह नगरपालिकाओं में महिलाओं के आरक्षण के लिए उपबंध करता है। यह केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रयोज्य है। ये सही है, 1, 2, 3। वरीयता क्रमानुसार घटते वरीयता क्रम का सही उत्तर चुनिए। भारत में पदाधिकारियों का क्रम, वरीयता क्रम है राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, अपने राज्यों में राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री अपने राज्य में, मुख्य निर्वाचन आयोग, इस प्रकार से। ऑप्शन ए सही है। यहाँ नीचे दिया हुआ है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पे आते हैं प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री। इस प्रकार से वरीयता क्रम है। काफी लंबी सूची है, आगे चलते हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। योजना आयोग का उपाध्यक्ष यह होता है भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। ऑप्शन ए, निम्न में से किसे राज्यपाल नियुक्त नहीं करता? मुख्यमंत्री को, राज्य लोक सेवा आयोगों के सदस्यों को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, महाधिवक्ता को। सी सही है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। भारत में किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद पर कब तक कार्यरत रह सकता है? सी सही है, मात्र राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति। ऑप्शन बी सही है। जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह, उपलब्धियां और भत्ते होंगे, यानी वेतन और भत्ते जो भी मिलेगा उसको। एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है, तो इस प्रकार से इसका औसत निकालते हैं, अन्यथा उसे 2 गुना 3 गुना
वेतन भत्ता देना पड़ जाएगा। उत्तर है इसमें 2 और 4। इसका उत्तर है उसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं उन राज्यों के बीच में जो भी मिलता है उनको वेतन, उसका अनुपात। भारत के एक राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। ये राष्ट्रपति वाले में ऐसा क्वेश्चन आया था। जन्म से नागरिक नहीं होता है, भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे कोई भी आधार हो नागरिकता के लिए। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। डी सही है, 2 और 4। 35 वर्ष होनी चाहिए, राष्ट्रपति के बराबर है, और लोकसभा का सदस्य व एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अगला प्रश्न है कथन और कारण। भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल पद कार्य नहीं कर सकता। ये गलत है। संविधान के अनुच्छेद 153 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ए गलत किंतु आर सही, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कुछ आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के लिए उपबंध करने का अधिकार भारतीय संविधान निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान करता है? ऑप्शन ए सही है, 160। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यपाल को अध्यादेश निर्माण की शक्ति है। राज्यपाल की अध्यादेश निर्मात्री शक्ति स्वविवेकी शक्ति है। राज्यपाल अध्यादेश को वापस करने में सक्षम है। राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण की शक्ति राज्य विधानमंडल के समव्यापक है। बी सही है। पूछ रहे हैं कौन सा सही नहीं है? राज्यपाल की अध्यादेश निर्मात्री शक्ति स्वविवेकी शक्ति नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन सी सही है, 213, अनुच्छेद 213। आरओ मेंस 2016 में पूछा गया। आरओ में मेंस का पेपर भी ऑब्जेक्टिव ही होता है, 120 प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है। राज्य की विधायिका द्वारा, ऑप्शन बी सही है। इसमें दिया है राष्ट्रपति द्वारा, राज्य विधायिका द्वारा, राज्य के मंत्रियों की काउंसिल, तो हो जाएगा राज्य की विधायिका द्वारा। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, राज्यपाल, पंचायती राज मंत्री। सी सही है, संबंधित राज्य का राज्यपाल। विधानसभा के सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा, विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा। विधानसभा के सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्न अंतिम विनिश्चय करेगा राज्यपाल, निर्वाचन आयोग से परामर्श के द्वारा। ऑप्शन बी सही है। संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधान की मूल योजना को छोड़ दिया गया था क्योंकि इसका तात्पर्य होता एक दूसरा निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता। निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता। राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। सी सही है, 1, 3 और 4। राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? पद और गोपनीयता की शपथ की बात जब आएगी तो यहाँ हो जाएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, न कि राष्ट्रपति। राज्यपालों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए जाने चाहिए, यह अनुशंसा की गई है बलवंत राय मेहता समिति द्वारा, गोरेवाला रिपोर्ट द्वारा, अशोक मेहता समिति द्वारा, प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा। डी सही है, प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था कौन थे? उनका नाम था रघुकुल तिलक।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट से अपना उत्तर चुनिए। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। बी सही है, 1 और 3। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 161। भारत में राज्य सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में प्रत्येक राज्य के अंतर्गत एक राज्यपाल होता है, लेकिन वही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों में भी राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल में कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं और वह संविधान के अनुसार उनके द्वारा स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से प्रयोग में लाई जाती हैं। 1 और 2 दोनों सही हैं। ऐसी परिस्थिति में जब राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को अपनी सीट रिक्त करनी हो, वह अपना त्यागपत्र अपने हस्तलेख में हस्ताक्षर सहित निम्नलिखित में से किसे सौंपेगा? राज्य के राज्यपाल को, राज्य के विधि एवं न्याय मंत्री को, राज्य की विधानसभा के उपाध्यक्ष को, राज्य के मुख्यमंत्री को। सी सही है, राज्य की विधानसभा के उपाध्यक्ष को। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। वो राज्य विधानसभाओं में भी लागू होता है और संसद में भी, लोकसभा में भी। लोकसभा अध्यक्ष भी उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या के कितने सदस्य राज्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? 1/3। ऑप्शन डी सही है। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या है? कोरम या गणपूर्ति। डी सही है, 10 सदस्य या कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा। RO 2021। कोरम होता है 1/10। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है? ऑप्शन बी सही है, 14 दिन या 2 सप्ताह। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर संसद की संस्तुति के, राज्यपाल की संस्तुति के, राष्ट्रपति की संस्तुति के, मंत्रियों की विशेष समिति की संस्तुति के। बी सही है, बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के कोई भी धन विधेयक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। जैसे संसद में राष्ट्रपति पर चीजें लागू होती हैं, वैसे ही राज्यपाल का भी होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? यानी विधानसभा और विधान परिषद ये दोनों नहीं है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। बी सही है, मध्य प्रदेश। 6 राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र और तेलंगाना। निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाएं, विधान परिषदें। डी सही है, राज्य विधान परिषदें। इन्हें कभी भंग नहीं किया जाता है लेकिन समाप्त किया जा सकता है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा? अनुच्छेद 169। ऑप्शन बी सही है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दिसंबर 2014 तक विधान परिषद नहीं है? आगे चलते हैं, ये प्रश्न छोड़ देते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है? विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 60 तथा 500। न्यूनतम 60, अधिकतम 500। यह है अनुच्छेद 170 में दिया हुआ।
विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या है। सी सही है, कुल सदस्य संख्या का 1/6। किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। डी सही है, उत्तर प्रदेश। यहाँ है 403। विधान परिषद के किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? विधान परिषद साधारण विधेयक को किस अवधि तक रोक सकती है? ऑप्शन बी सही है, 4 माह। 14 दिन दिया हुआ है, वो वित्त विधेयक या धन विधेयक के बारे में होता है। यहाँ लिखा हुआ है साधारण विधेयक। राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है। यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचन सूची होगी। धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। डी सही है, सभी चारों। दिल्ली की विधानसभा विभाजित है। 40 भागों में, 50 भागों में, 60 भागों में, 70 भागों में। डी सही है, दिल्ली विधानसभा में है 70 सीटें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में कौन सा कथन सही है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य के कार्यालय के लिए शर्तें, राज्यपाल कार्यालय के लिए शर्तें, राज्यपाल की पदावधि, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। डी सही है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, अनुच्छेद 162। कथन और कारण। राज्य में मंत्रिपरिषद प्राय एक बहुस्तरीय संरचना होती है। कैबिनेट में परिषद के सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं। ए सही किंतु आर गलत, ऑप्शन सी। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? ऑप्शन बी सही है, 12। कथन और कारण। विधान परिषद की संरचना में निरंतरता का प्रावधान है। उसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। यहाँ क ख लिखा हुआ है, क और ख दोनों सही हैं। ख क का सही स्पष्टीकरण है। मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है। वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। इसमें ए वाला कथन सही नहीं है। वह साधारण राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है। निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है? अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करना, मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चयों को सूचित करना, प्रशासन संबंधी सूचनाओं की जानकारी देना, विधान विषयक प्रस्थापनाओं के बारे में सूचित करना। ए सही है, अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करना। मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति यह कर्तव्य नहीं है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? राज्य विधानसभा द्वारा। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? ऑप्शन बी सही है, सुचेता कृपलानी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। ये भारत में और उत्तर प्रदेश में दोनों में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। इसी प्रकार सरोजनी नायडू जी, इनका भी था, ये राज्यपाल रही भारत और उत्तर प्रदेश में, प्रथम महिला राज्यपाल। जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है। इस प्रश्न को अभी छोड़ देते हैं क्योंकि सब कुछ बदल गया है जम्मू कश्मीर में। आगे देखते हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम सन 1965 में सदर रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया था। जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान में 6ठे संशोधन द्वारा। ऑप्शन सी सही है। भारत के संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्वयमेव लागू होते हैं। इसको अभी छोड़ते हैं, ये प्रश्न फिर से आने वाला नहीं है।
कथन और कारण 771 पर जम्मू व कश्मीर राज्य को एक विशेष स्थिति प्रदान की गई है। ये भी छोड़ देते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ख में निम्न राज्यों में से किसके लिए विशेष प्रावधान प्रावधानित है? महाराष्ट्र, गुजरात, असम, नागालैंड, मणिपुर। बी सही है, असम। भारत में कौन एक मात्र राज्य है जहां सामान्य सिविल कोड लागू है? इसमें दिया हुआ है गोवा। अब उत्तराखंड ने भी लागू कर दिया है समान नागरिक संहिता। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख का न्यायालय है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, दोनों। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। इसमें डी सही है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए और कूट से सही उत्तर चुनिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पदों पर 62 वर्ष की आयु तक आसीन रहते हैं। जिस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होती है वह राष्ट्रीय स्तर का दल होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निस्तारण लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। संज्ञेय अपराध वह अपराध है जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है। इसमें डी सही है, सभी चारों। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है कहाँ पर? उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, ए बी दोनों में। सी सही है, उच्च न्यायालय। आर ओ यारो, री एग्जाम 2016। कथन और कारण केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, जनहित न्यायिक समीक्षा से, न्यायिक स्वतंत्रता से, जनहित याचिका से। डी सही है, न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका से। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन बी सही है। इसमें हिंदी में लिखा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। कभी कभी देवनागरी में लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनर्विलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के राष्ट्रपति को ऐसे निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। इसमें ऑप्शन बी सही है, उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? ऑप्शन बी सही है, 1937। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। दिल्ली में 1 अक्टूबर 1937 को। मुख्य न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है कौन? सी सही है, राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इसकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? एडहॉक पर न्यायाधीशों की नियुक्ति। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति की सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश। डी सही है, राष्ट्रपति की सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था है? अनुच्छेद 127। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानूनों की रक्षा करूंगा। यह शपथ ली जाती है किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद के सदस्य, राज्यपाल। बी सही है, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए
न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन डी सही है, 5। कम से कम 5 होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। राष्ट्रपति के अनुमोदन से, यदि उच्चतम न्यायालय के जज मेजॉरिटी से यह तय करें, संसद के अनुमोदन से, राज्य विधानसभा के अनुरोध पर। ए सही है, राष्ट्रपति के अनुमोदन से। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, विधि मंत्री को। बी सही है, राष्ट्रपति को। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, नियुक्त वेतन आयोग द्वारा, विधि आयोग द्वारा, संसद द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा। सी सही है, संसद द्वारा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए? अनुच्छेद 32, 227, 226, 245। इसमें ए सही है, 1, 2 और 3। 245 को छोड़कर अनुच्छेद 32, 227, 226। अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा वो होता है जिसे संविधान संशोधन द्वारा हटाया नहीं जा सकता। संविधान का मूल ढांचा उसको कहते हैं। केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है परामर्शदात्री, अपीली, संवैधानिक, प्रारंभिक। केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, यह है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ऑप्शन डी सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ाना। सी सही है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है। यह अंतरशासकीय विवादों में मूल एवं अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य को निर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकारी अधिकारिता रखता है। इसके पास अपने ही निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति है। कथन सही नहीं है, ऑप्शन ए। इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है। अनन्य शक्ति यानी केवल उसी के पास। ये शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के अलावा उच्च न्यायालयों के पास भी है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत आदेश जारी करता है जिसे रिट कहते हैं, और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार में से प्रयुक्त होता है कि वह सार्वजनिक महत्व के कानूनी तथा तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। सभी संवैधानिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श दे सकता है। विधिक मामलों में प्रधानमंत्री को परामर्श दे सकता है। उपर्युक्त सभी व्यक्तियों को परामर्श दे सकता है। ये सही है, सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राष्ट्रपति के लिए यह परामर्श बाध्यकारी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन एक सही है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है, यह गलत है। यह केवल मूल एवं अपीली क्षेत्राधिकार रखता है, यह भी गलत है। यह केवल परामर्श संबंधी तथा अपीली क्षेत्राधिकार रखता है। ऑप्शन डी सही है, यह मूल, अपीली और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया किस वाद में, किस मुकदमे में? गोलकनाथ वाद 1967, सज्जन सिंह वाद 1965, शंकरी प्रसाद वाद 1951, केशवानंद भारती वाद 1973। डी सही है, केशवानंद भारती। ये प्रश्न सर्वाधिक बार पूछा जाता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है इसे अपने सभी निर्णयों का अभिलेख रखना होता है। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है। इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। इसमें बी सही है, इसके सभी निर्णय, इनका साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। लाभ का पद परिभाषित हुआ है।
संविधान द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा, संसद द्वारा। बी सही है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया? संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द। ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना। ए को यानी ऑप्शन ए जो दिया हुआ है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द। फिर सी ऑप्शन है, ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। डी सही है, ए बी सी को मिलाकर पढ़ना, यानी तीनों समाजवादी शब्द प्रस्तावना का, उसके साथ अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16। जनहित याचिका की शुरुआत किसने की थी? किसके द्वारा की गई थी? संसदीय एक्ट के द्वारा, संवैधानिक संशोधन के द्वारा, न्यायिक पहल द्वारा, इनमें से कोई नहीं। सी सही है, इसकी शुरुआत न्यायिक पहल के द्वारा की गई थी। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको कहते हैं, हैबियस कॉर्पस के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 1 माह के लिए, 3 माह के लिए, 6 माह के लिए, 9 माह के लिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम, इसके अंतर्गत बिना मुकदमा चलाए अधिकतम 3 माह तक बंदी बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 22 खंड 4 में इसका उपबंध है। ऑप्शन बी सही है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी करता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्नलिखित में से कौन एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा। बी सही है, उत्प्रेषण। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।